तो इंडिया में बहुत सारे लोग आईआईटी क्रैक करते हैं, मेडिकल क्रैक करते हैं और फिर चले जाते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जो विदाउट क्वालिफिकेशन आप कहीं आगे बढ़ सकते। नॉर्मल एम्प्लॉयज को एज अ फ्रेशर हायर करती हैं, उनका जो एक दशक पहले सैलरी था और आज जो सैलरी है बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका सैलरी एक दशक पहले क्या था और आज उनका सैलरी क्या है। तो पिछले 10 सालों में बेसिकली बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है, लेकिन वो टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में है। तो अगर वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको अपने लाइफ में किस बात का ध्यान रखना होगा? आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए, मस्ट है। वहीं हम साल 2 साल के बाद जॉब स्विच करते हैं तो एटलीस्ट 50-60% हाइक मिल जाता है। आज हमारे साथ प्रेजेंट थे मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर थे एक मेजर आईटी फर्म में 6-7 सालों के लिए, और आज जेवर एयरपोर्ट पर टीम लीड का काम कर रहे हैं। उन्होंने हम सबके साथ अलग अलग इश्यूज पर डिस्कस किया, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या होता है, इंजीनियर्स आगे सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंजीनियर्स ब्यूरोक्रेसी में क्यों जा रहे हैं, क्या इंडिया में टैलेंट एलोकेशन की प्रॉब्लम चल रही है, और भी ढेर सारी बातें। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। सो मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर, हम सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप अपने जो क्वालिटी एश्योरेंस का रोल था आपका एक मेजर आईटी फर्म में इंडिया में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम सबके ऑडियंस के लिए कि एग्जैक्टली एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर करता क्या है अपनी टीम में? देखो, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर जो होता है प्रोडक्ट का क्वालिटी जांच करता है। जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वो बाद में जो उस यूज़र यूज करेगा उस प्रोडक्ट को, तो वो एज पर यूज़र बना है कि नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें क्वालिटी एश्योरेंस में कवर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट दिया गया, बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है, वो बिजनेस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें इसमें हम एंड टू एंड चेक करते हैं, और जो बिजनेस का डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। तो इस जॉब में बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या होते हैं कि आपको जो चैलेंज फेस करना पड़े किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के तौर पे? देखो, इसमें चैलेंजेस ये होती है, जो रिक्वायरमेंट हमें मिलता है क्लाइंट की तरफ से उसको हम एनालाइज करते हैं, जो क्या बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रिपेयर ऑल द थिंग्स। हम उसको प्रिपेयर करते हैं जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट हमारा ये है, और फिर हम उसको चेक करते हैं जो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो होल थिंग को एनालाइज करते हैं। और इस तौर पे तो आप डेवलपर्स से जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर और भी अलग अलग ब्रांचेस के बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ काम करते होंगे। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डेवलपर है, स्क्रम मास्टर है, बीए है। बीए अपना क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करता है, फिर डिस्कशन होती है सारे होल टीम के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड एंड आर्किटेक्ट, सब लोग इकट्ठा होकर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जो ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे, कैसे इसको कोड करेंगे, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो सारी टीम एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बीए जो होता है हमारा, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग करके रिक्वायरमेंट गैदर करती है। उस टाइम पे सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, टीम लीड हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, सारे मौजूद होते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट लेके हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो कैसे हमें उस प्रोडक्ट को बनाना है, कैसे हमारा उसका फ्लो होगा। सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट इसको मैच कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, देन हम उसको आगे परस्यू करते हैं। और इस रोल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो होता है वो किस तरह से किया जाता है और आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करें तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना यूजर यूज करेगा, उसको सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें हम उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि सर्वर लोड लेगा या नहीं लेगा, नेटवर्क वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्रैश सिस्टम, ऑल द थिंग्स वी कवर्ड इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसके लिए हम लोग ओपन टूल है आपका, जे मीटर है, लोड रनर है एचपी का, कई सारे टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उसके थ्रू हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। और इस मामले में यूज़र एक्सपीरियंस का रोल कहाँ पर है? किसी भी नए प्रोडक्ट के मामले में यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है
वो कहाँ तक प्ले करता है रोल, और आप किसी भी एंड कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे करते हैं कि उनके एग्जैक्टली नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं? यूजर एक्सपीरियंस जो होता है एट द एंड प्रोडक्ट यूजर ही यूज करेगा, ठीक है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर से उसकी टेस्ट करवाते हैं। जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्शन के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं, तो हम जो एक्चुअल यूजर है उसके साथ बैठ के हम टेस्ट करते हैं उस चीज़ को, उसे हम चेक करवाते हैं जो ये हमारी जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू यूजर है या नहीं है। तो हम लोग उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसका आइडिया लेते हैं, जो आप इसको चेक करो, जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है, इसको हम लोग यूएटी कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि यूजर का ओवरव्यू लेते हैं। अगर उसमें कुछ उन्होंने रेज किया जो ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, देन हम उसको मॉडिफाई करते हैं। सारा एनालाइज करने के बाद हम लोग मॉडिफाई करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले देख के इसको आगे करते हैं, जो यूएटी के लिए अब हमारा रेडी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि सारे सिनेरियो, सारे होल थिंग कवर कर लेते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं, जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट जो रिक्वायरमेंट गैदर किया उस टाइम पे वो करते हैं। देन मीटिंग में इसको डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, बीए के साथ, क्लाइंट के साथ, सभी के साथ डिस्कशन होता है। देन हम लोग एक एंड पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट डेवलप होता है, उसको टाइम बाय टाइम स्प्रिंट में चेक करते हैं, ठीक है। जो हमारा बिजनेस का रिक्वायरमेंट है उसका जो स्प्रिंट डिसाइडेड होता है, स्प्रिंट में डेवलप होता है, स्प्रिंट के अंदर हम टेस्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां रहती है तो उसको दोबारा फिक्स किया जाता है, अगेन टेस्ट होता है। जब हम लोग पूरे तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो अब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, हम इसको प्रोडक्शन पे डाल सकते हैं। देन हम लोग यूएटी करवाते हैं यूजर से एक्चुअल, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूजर ही चेक करेगा, यूजर ही यूज करेगा, तो उनको क्या दिक्कतें आने वाली है, वो क्या फेस करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करने के बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। एज एन इंजीनियर जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में डे टू डे बेसिस पे काम करता है, आप कैसे अपडेटेड रहते हैं? जो नए टूल्स आते हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ आ रहे हैं, आजकल डेली न्यूज़ आ रहे हैं, तो आप बेसिकली किस माध्यम से अपडेटेड रहते हैं, खुद को अपडेट करते हैं? हम अपने फील्ड में चेक करते हैं जो कि कौन सा नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, कंपनी प्रोवाइड करवाती है, लर्निंग पाथ प्रोवाइड करवाती है, जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आया हुआ है अपने आप को अपडेट करो। और मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग चलते रहती है, तो इसी तरह से अपने आप को अपडेट करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ चीज़ें ही काम में आता है। आपको किसी और प्रोजेक्ट में मूव करने के लिए वहाँ पे नई चीज़ें होती हैं, नई थिंग होता है, तो अपने आप को अपडेट रखना होता है। तो कंपनी भी प्रोवाइड करवाती है और अपने आप को भी खुद भी करना होता है, जो हम मैच कर सकें, आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो। तो सारी चीज़ें टाइम बाय टाइम चेंज करना होता है अपने आप को। और अभी हम सब के जो व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे और आगे चल के बहुत सारे लोग क्वालिटी एश्योरेंस भी परस्यू करना चाहते होंगे। उनके लिए आपको क्या मैसेज है कि एक कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस के मामले में खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी और कंपनी को भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं? देखो, एक क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन के लिए एनालाइजिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को किस तरीके से एनालाइज करते हो, तो उसको कई वे होता है एनालाइज करने के लिए। तो एनालाइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, जो हम किसी भी चीज़ को सही करने के लिए डिफरेंट वे में सोचें और उसे एनालाइज कर सकें, ताकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ। और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि टायर 1 कॉलेज में मेक आउट नहीं कर पाए, लेकिन वो टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में हैं। तो अगर वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में हो या फिर बीटेक के किसी भी फील्ड में हो, एज एन इंजीनियर वो भी बहुत सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, तो उनको अपने लाइफ में किस बात का ध्यान रखना होगा? एज एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर उनको क्या एडवाइस है? देखो, है क्या, इंडिया में एक वेड़ चाल जैसी चाल चल गई है, जो हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, हमारा पोता इंजीनियर ही बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफरेंट जॉब भी सर्च देख सकते हो, डिफरेंट फील्ड भी काफ़ी अच्छा है। सभी लोग इंजीनियरिंग की तरह ही मूव कर
कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सोचते हैं इंजीनियरिंग बनने के बाद एक बेटर लाइफ होता है, एमएनसी कंपनी में जॉब मिलती है, एमएनसी में सारा कुछ सारी फैसिलिटी होती है। ये नहीं है, जो अदर कंपनी में भी सारी फैसिलिटीज होती है। आप अपने इंटरेस्ट को देखो, जो हमारा क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अपने कैरियर को डिसाइड करो। और इंडिया का ही मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया में एक मेजर पॉपुलेशन जो है वो, आपने जैसा कि बोला, इंजीनियर बनना चाहते हैं और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों को ही परस्यू करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे टैलेंट एलोकेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो कि बहुत हाई लेवल टैलेंट्स है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में आ रहा है, इसीलिए हम सबके बाकी सेक्टर्स जो हैं वो उतने डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम सबको टैलेंट एलोकेशन में कुछ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है? यहाँ पे क्या है ना, पेरेंट्स बच्चों पे एक बोझ सा डाल देते हैं, जो हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं जो हमारा बेटा इंजीनियर ही बनना चाहिए या डॉक्टर ही बनना चाहिए। वो अपने बच्चे से नहीं पूछते जो उसे क्या बनना है। पहले थिंग जो आप अपने बच्चे से पूछो, जो हमें क्या बनना है, उस कैपेबल आपका बच्चा है या नहीं है, उस चीज़ को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। ये सारी चीज़ें देख के अपने कैरियर को डिसाइड करो। आप इंजीनियर नहीं भी बने, डॉक्टर नहीं भी बने, किसी और फील्ड में भी जाओगे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वहाँ पे आपका अच्छा मन लगेगा, अच्छा काम होगा। जब आपका इंटरेस्ट अच्छा होता है तो आपका काम भी अच्छा कर पाओगे, आप सक्सेस भी उसी फील्ड में अच्छे से हो पाओगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में टैलेंट एलोकेशन वाकई इंजीनियर्स और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग इंजीनियर्स और मेडिकल फील्ड में ही मूव कर पा रहे हैं। आप मेडिकल की बात करो तो नीट का एग्जाम होता है, जैसे कि आप नीट का एग्जाम्पल ले लो, 20 लाख बच्चे ने पेपर दिया, बट यहाँ पे जो सीट्स हैं सिर्फ 15,000 सीट्स हैं, तो सक्सेस रेट काफ़ी कम है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी है। तो बच्चे दूसरे तरफ पे मूव करें, अपना इंटरेस्ट देखें, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा उसके लिए। और फिर से एक टैलेंट एलोकेशन से मेरा एक फॉलोइंग क्वेश्चन है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं हमारे देश में, उसमें से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो परसेंटेज देखा जाता है उसमें भी एक मेजर हिस्सा इंजीनियर्स का होता है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग आईआईटी क्रैक करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे मेडिकल क्रैक करते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, और फिर चले जाते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने, और बहुत सारे लोग उसको क्रैक करके आईएएस बन भी जाते हैं। तो इस मामले में आपका क्या सोचना है, क्या कि वो अपने वहाँ पे टैलेंट वेस्टेज है, या फिर वो यूपीएससी में भी जो ब्यूरोक्रेसी में है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? देखो, इसमें है क्या, जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं किसी के प्रेशर में या उसके डिमांड में, अपना इंटरेस्ट हो, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं नहीं हमें ये भी हम कर सकते हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो हमें ब्यूरोक्रेट्स में भी जगह मिल सकता है, हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को उसमें भी, उस फील्ड में भी आजमाते हैं, जो हमें यहाँ भी सक्सेस मिल सकता है, तो वो ट्राई करते हैं और उसमें जा सकते हैं। एक होता है क्या ना, थिंकिंग पावर होती है। गवर्नमेंट जॉब पाना सबके लिए वो होता है, एक सपना सा होता है, जो हमें गवर्नमेंट और टॉप की गवर्नमेंट जॉब मिले तो रॉयल जॉब होता है। जो आईएएस आईपीएस आईएएस का होता है वो रॉयल जॉब होता है। तो सारे लोग उसको पाना चाहते हैं, तो फिर उसमें ट्राई करते हैं। जब सक्सेस हो गया तो देन वो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर होते हैं, अदरवाइज वो अपना एमएनसीज में ट्राई करते हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि इसी चीज़ से, चूँकि जो रॉयल्टी का फीलिंग है वो जब तक आप सर्विस में हैं तभी तक आपको मिलता है, क्योंकि एज एन आईएएस भी आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, सैलरी 1 लाख रुपए की मिलती है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा की मिलती है। बहुत ज़्यादा पर्क्स होते हैं, लेकिन वो पर्क्स तो तभी तक होते हैं जब तक आप सर्विस में हैं। तो क्या ये फीलिंग जो है कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, ये करप्शन को बर्थ देता है? देता है, बट सभी इससे सहमत नहीं होंगे। देता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, बट ये एक जो, देखो, एक होता है पैसा कमाना और एक होता है रॉयल जॉब करना, ठीक है। पैसे सब कमा सकते हैं,
बट एक रॉयल्टी होती है। अगर एक आईएएस की बात करें, जब एक बंदा एक पर्सन आईएएस की पोस्ट पे जाता है तो उस पोस्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कल को तुम आईएएस बन जाओ तो फिर तुम्हारी वैल्यू उस पोस्ट की है, ना कि उस पर्सन की। आईएएस अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा कद रखता है, तो उस कद को लोग पाने के लिए करते हैं ऐसा। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में या फिर इंडिया के ब्लू चिप कंपनीज जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हो रहे हैं और साथ में यूएस में भी कंपनीज हो रहे हैं, वो अभी ले ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग को लेके या फिर कंपनी के बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग किए और अब ले ऑफ्स करना चाह रहे हैं ताकि कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि अभी कंपनी एक रिसेशन में जा चुकी है और उनको स्टॉक के प्राइस कंट्रोल करने हैं, तो ले ऑफ्स करते हैं ताकि स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो ले ऑफ्स हैं वो फर्स्ट चॉइस किसी भी कंपनी का नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई और रास्ता निकालना चाहिए इस बात को लेकर? ये कंपनी को होना चाहिए ले ऑफ, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उनकी सारी खर्चा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, सब उसके अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होता है। बट ले ऑफ ऑप्शन नहीं है, कंपनी को कोई अदर ऑप्शंस देखना चाहिए जो इसको हम कैसे कम कर सके। ले ऑफ लास्ट में होना चाहिए, जो अब नहीं हो पा रहा है देन ले ऑफ करना चाहिए। कंपनी फर्स्ट ले ऑफ करती है, इसमें कुछ होते हैं जो कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो अपने आप को ग्रोथ अपने आप को अपडेट ना करके वो इंजॉय करते हैं, तो कंपनी उसको देखती है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है जो हमें आगे ले ऑफ करना है या क्या करना है। कुछ कंपनी ने अपना रूल बना लिया है जो नहीं, हम अगर बेंच पे है या वर्क नहीं है तो हम ले ऑफ कर देते हैं। बट कुछ बड़ी कंपनी है जो उनको रखती है, बट जब सरवाइव नहीं हो पाता देन ले ऑफ करती है। तो आपको लगता है कि ले ऑफ एक कैपिटलिज्म में नेसेसरी ईविल है, मतलब ये बुरा है लेकिन ये होना ही है, होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता। इंडियन आईटी सेक्टर का हम सब बात करते हैं तो वर्ल्ड में लीडिंग है इंडियन आईटी सेक्टर। हम सबका एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, एक मेजर एक्सपोर्ट्स हब भी है, हम सब काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विसेज को, और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना आईटी सर्विसेज आउटसोर्स कर देती हैं इंडिया को। तो लेकिन जब हम सब देखते हैं मास रिक्रूटर्स, जो कि 2-3 हाई लेवल मास रिक्रूटर्स हैं इंडिया में आईटी को लेकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को लेकर, वो जब उनके पे डिस्पैरिटी को देखा जाता है, मतलब कि जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को एज ए फ्रेशर हायर करती हैं और उनके जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो 1 दशक पहले सैलरी था और आज जो सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अंतर आया है, सैलरी बढ़ी है, लेकिन बहुत कंसिडरेबल अंतर नहीं आया है। लेकिन उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे कि उनके सीईओज़ हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे सी लेवल जॉब्स हैं जो सीएमओ वगैरह का जॉब होता है, सीओओ वगैरह का जॉब होता है, वहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि उनका सैलरी 1 दशक पहले क्या था और आज उनका सैलरी क्या है, तो ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। सैलरी 10 फोल्ड 12 फोल्ड बढ़ चुकी होती है, मतलब 12x हो चुकी होती हैं सैलरी। तो क्या आपको लगता है कि जो मास रिक्रूटर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सही पे करना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय को भी एज अ वैल्यू प्रोवाइडर देखना चाहिए एक कंपनी को, मतलब कि कंपनी भी उनको एक एक्सपीरियंस के थ्रू वैल्यू दे रही है, तो ये शुरुआत है और ये अंत नहीं है, आगे चल के वो और भी ग्रो कर सकती हैं? या फिर आपको लगता है कि पे डिस्पैरिटी जो एम्प्लॉयज़ में अभी है, खास करके मास रिक्रूटर्स में, वो वाकई एग्जिस्ट करती है? देखो इसमें क्या होता है, जो अगर कोई भी कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है वो फिक्स रखते हैं, जो 10 to 15% पर एनम हम ग्रोथ प्रोवाइड करवाएंगे। वो डिपेंड्स करता है जो आपका मैनेजर जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपका टीम लीड है, आपके बारे में क्या राय रखता है, आपका क्या फीडबैक देता है, डिपेंड्स करता है। मैनेजर्स को इस पे देखना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, अगर हमारी सैलरी 3 लाख पर एनम है, तो अगर हमें 15% भी ग्रोथ मिलेगा तो 45,000 के अप्रॉक्स ग्रोथ मिलेगा पर ईयर। और बड़े हायर मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी सैलरी पैकेज करोड़ में होती है, सीआर में होती है।
अगर उन्हें 2% 3% भी हाइक मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो नीचे स्तर पे हैं उन्हें ग्रोथ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो उसका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, पैकेज बढ़ता है, आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव करते हो तो आपकी सैलरी पैकेज बढ़ती है, तो धीरे धीरे वो ग्रोथ होता है। तो जो भी फ्रेशर्स और मास रिक्रूटर हैं उन्हें इस चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए, पहले अपने आप को स्किल सेट कर लें, अपना स्किल सेट करें, देन आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है जो उस कंपनी में ग्रोथ नहीं मिलता है, या अगर सेम कंपनी में रहे तो ग्रोथ नहीं मिलता है, अच्छा मिलता है, प्रमोशंस होते हैं। एक बैंड से आप जब दूसरे बैंड में मूव करोगे तो उस टाइम पे आपको ग्रोथ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका पैकेज डिसाइड होता है। तो डिपेंड करता है आप कितना प्रमोशंस लेते हो, क्या अप्रेजल मिलता है, आपका मैनेजर क्या रिव्यू देता है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो कुछ नंबर्स की बात करते हैं, जैसे कि अभी एज अ फ्रेशर कोई क्वालिटी एश्योरेंस में जा रहा है एक मेजर आईटी कंपनी में, वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ फ्रेशर? एज अ फ्रेशर 3 to 4 पर एनम वो एक्सपेक्ट कर सकता है। 3 to 4 लाख पर एनम। पर एनम। और 5 to 10 ईयर्स डाउन द रोड जब वो अच्छा परफॉर्म किया सेम कंपनी में विदाउट जॉब स्विच, तो वो एक फिक्स्ड अप्रेजल ही एक्सपेक्ट कर सकता है या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रमोशंस मिल सकता है, और पहले एज अ एग्जीक्यूटिव वो ज्वाइन करेगा, एज अ टेस्ट इंजीनियर ज्वाइन करेगा, देन सीनियर टेस्ट इंजीनियर, देन टीएल के लिए प्रमोट हो सकता है। 7 साल के एक्सपीरियंस में एज अ टीएल लीड कर सकता है, वो 0 to 7 ईयर के बीच में एज अ टीएल परफॉर्म कर सकता है। और बात करें टीएल की तो मिनिमम 14 to 20 पर एनम टीएल की सैलरी होती है। इंडिया में अभी पिछले कुछ सालों में या फिर पिछले 10 सालों में बेसिकली बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है। मतलब कि इसका शुरुआत तो 10 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन पिछले 5 सालों में हम सब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज कमिट कर रही हैं कि हम इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे। और हम सब देखे भी हैं कि नोएडा में खास करके सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा, फॉक्सकॉन अपना प्लांट इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह लगा रहा है, एप्पल 25% स्विच कर रहा है अपना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। एप्पल ने अपना स्टोर भी खोला, एक मुंबई बीकेसी में खोला और एक दिल्ली में खोला, हम सब भी दिल्ली के आसपास ही हैं, तो हाल ही में एक स्टोर भी खुला है। और भी ढेर सारे कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का लगा रही हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि पहले हम सब आईटी एक्सपोर्ट करते थे और हम सब अब नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इंडिया में, या अब चिप्स बनने की बात हो रही है, तो क्या हम सब चाइना की तरफ जा रहे हैं? और अगर चाइना की तरफ जा रहे हैं तो क्या चाइना को हम सब कम्पीट कर पाएंगे एक समय पे, या फिर चाइना को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है? नहीं, इसमें क्या है, जो इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, ठीक है, तो कंपनी मूव कर रही है, जो कॉस्टिंग लग रही है उसके कारण कंपनी मूव कर रही है। चाइना में भी लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है, बट चाइना अपने आप को पहले ग्रोथ कर लिया, बट इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो ग्रोथ नहीं होने दे रही है, तो कंपनी मूव कर रही है। अब जैसे मोदी जी आए हैं तो उन्होंने अपना प्लांट लगवाया, योगी जी ने यूपी में लगवाया। बात करें बिहार की तो बिहार की पॉलिटिक्स तुम देख ही रहे हो, तो वहाँ पे पहले बिहार जो था बहुत सारे इंडस्ट्री थी बिहार के अंदर, लेकिन आज की डेट में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ से जो भी पर्सन है, वहाँ के जो लोग हैं बाहर मूव कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर एक स्टेट में जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो अगर हमें अपना रोजगार हमारे स्टेट में ही मिल जाए तो हम वहीं करेंगे, भले 2 पैसा कम में क्यों ना मिले। हम यहाँ पे इतने एक्सपेंस करने के बाद रहते हैं, सारी कुछ करते हैं, घर से 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर वही चीज़ें हमारे घर पे मिल जाए, 2 पैसा कम में भी मिल जाए, तो हम वहीं रहेंगे, वहाँ पे हमारा पूरा फैमिली है। तो यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए अब मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ा पाए या अच्छी पोस्ट पे ही चला जाए, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री रहेगा तो वो अपना रोजगार वहाँ पे ढूंढ के वहाँ पे सारा अपना कर सकता है, अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अभी इंडिया आगे बढ़ रही है।
आपको लगता है कि चाइना को हम सब compete कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितने सालों बाद कर पाएंगे? चाइना को compete कर पाएंगे। काफ़ी सारी कंपनी मूव कर रही है चाइना से। जो कोरोना काल में चाइना का बिहेवियर रहा है उसके कारण काफ़ी सारी कंपनी वहाँ से मूव कर पा रही है, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रोजगार है, ठीक है, तो लेबर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग compete कर पाएंगे। 10-15 साल के अंदर compete कर पाएंगे। अगर इस तरीके से ग्रोथ और इंडस्ट्री लगती रहे तो हम लोग compete कर पाएंगे। हम सब जैसे आपने अभी बोला कि बिहार के बारे में, हम दोनों बिहार से आते हैं, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और आपने ये भी बोला कि वहाँ पे पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, शुगर मिल्स वगैरह था, और भी एग्रीगेरियन इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत था, लेकिन अब वहाँ धीरे धीरे सब कुछ बंद होता चला गया। इसका मेन रीज़न आप क्या मानते हैं? मेन रीजन वहाँ का पॉलिटिक्स है। वहाँ पे जो गुंडा राज था, ठीक है, पॉलिटिक्स ने ध्यान नहीं दिया। आप देखो तो जो वहाँ पे नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, कुछ बिहार के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। अगर हम बिहार के बारे में सोचते हैं, आज जो मुंबई या दिल्ली या कहीं रहते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगे, वहाँ पे जो भी कंपनी जाती है तो सबसे पहले उससे एक्सटॉर्शन लिया जाता है, और एक्सटॉर्शन लेने के बाद भी वो सिक्योर नहीं होता है जो हमारी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। तो ये सारी काफ़ी सारी खामियां हैं जिसके कारण वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगती। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री लग सके, लोग वहाँ पे रुके, वहाँ पे सारा कुछ करे। बिहार से झारखंड अलग हुआ, पहले बिहार में काफ़ी सारी कंपनी थी, टाटा देख लो जो कि बिहार का पार्ट था, अलग हो गया, एक राज्य बन गया झारखंड। झारखंड देखो बिहार से कितना गुना ऊपर है। काफ़ी सारी झारखंड के लोग ज़्यादातर बाहर नहीं रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। टाटा है, कई सारी खाद्यान्न है, कोयला खाद्यान्न है, कई सारी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे। बिहार में अब कुछ भी नहीं है, तो बिहार के लोग को बाहर मूव करना पड़ता है, बाहर देखते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को इंडस्ट्री लगाना चाहिए। जैसे योगी जी ने यूपी के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्री को लाके खड़ा किया, वैसे ही नीतीश कुमार को करना चाहिए जो बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगे। हमारे पास काफ़ी सारे खाली ज़मीन पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी जगह है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो बिहार के लोग बिहार में काम करेंगे। अगर हमें अपने घर में काम करने को मिले तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा पैसा बचेगा, जो हम यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, सारी सुविधा के लिए पे कर रहे हैं, हम घर पे रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, हमारा एक्सपेंस भी कम होगा, हम ग्रोथ करेंगे। इंडिया में कॉरपोरेट वर्ल्ड में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि योर स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर डिग्रीज। मतलब कि डिग्री अगर ना भी हो और स्किल सेट हो तो आप एक अच्छे जॉब एक्सपेक्टेशन को अपने हाथ में रख सकते हैं, और बहुत सारे पर्सनल ग्रोथ को भी रख सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज ने जैसे कि डिग्री को जो है वो वैलिडेट करना बंद कर दिया। जैसे कि बहुत सारे गूगल जैसी कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा बोला है कि मेरे बूट कैंप के थ्रू भी हायरिंग में कर सकता हूँ। मतलब कि कंपनी का अपना बूट कैंप है, वहाँ पर जाएं, परफॉर्म करें, वहाँ से हायर हो जाएं, या फिर कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर जाएं, वहाँ से हायर हो जाएं बिना डिग्री देखे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो अभी ग्राउंड रियलिटी है वो इससे काफ़ी अलग है? काफ़ी अलग है। विदाउट डिग्री आप कुछ नहीं कर सकते हो। डिग्री आपको जॉब पाने के लिए सबसे पहले चीज़ देखी जाती है डिग्री। आप किस क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हो और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी क्या परसेंटेज है, ठीक है। फर्स्ट जो लेवल होता है आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, देन आपकी स्किल्स देखी जाती है, जो आपका क्या स्किल सेट्स है। कभी कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे मांगते हैं। आपके पास क्या स्किल्स है ये नहीं पूछते हैं, सबसे पहले रिज्यूमे मांगते हैं, जो आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, आपकी क्या परसेंटेज है, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी जो भी आपने किया, उसमें सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड का। जब आप उस चीज़ को फुलफिल करते हो देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। आपकी स्किल्स चेक की जाती है, जो आप किस स्किल्स में अच्छे हो, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जो विदाउट क्वालिफिकेशन आप कहीं आगे बढ़ सकते हो। आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए, मस्ट है।
आपके पास कितना भी स्किल्स हो तो विदाउट वो डिग्री आपको आगे नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपका कहना है कि जब एंट्री लेवल में ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है, मतलब डिग्री काफ़ी अलग बहुत है। नेसेसरी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्टार्टअप कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर ब्लू चिप कंपनीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। ऑफिस में आपस में तालमेल नहीं हो पाता है या फिर पर्सनल ग्रोथ को हिंडर किया जाता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स पर्सनल ग्रोथ को तो हिंडर करती है, ऐसा सारे लोग मानते हैं। लेकिन ओवरऑल इसमें दो धारा बढ़ जाता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो कंपनी ग्रोथ को, चूंकि कम्पिटिटिव माहौल लाती है, बढ़ाती है कंपनी ग्रोथ को। और एक धारा ऐसा भी बोलता है कि चूंकि एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहते हैं और वो जॉब स्विचिंग के मामले में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कंपनी ग्रोथ को कम करती है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ को भी हार्म करता है और पर्सनल ग्रोथ को भी हार्म करता है। कोई एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा होता है, अगर उसके मैनेजर से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी टांग खींचते हैं, और एक वहीं दूसरा है जो काम नहीं करता है और मैनेजर के काफ़ी करीब होता है, उसको अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। ठीक है, तो इस लेके लोग स्विच करते हैं कंपनी। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में साल या 2 साल काम किए तो हमें कितना हाइक मिलता है, 10 to 15% का हाइक मिलता है। वहीं हम साल 2 साल के बाद जॉब स्विच करते हैं तो एटलीस्ट 50-60% हाइक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा हाइक होता है। इससे ऊपर भी मिल सकता है, मिनिमम 30 to 40% तो मिलता ही मिलता है। अगर हम साल भर में एक कंपनी स्विच करें तो हम हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंगली 40%, 30 to 40% मुझे हाइक मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं पे हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मुश्किल से 7 से 10% का हाइक मिलेगा। तो 7 to 10% एंड 30 to 40% बहुत डिफरेंस है, 3 से 4 गुने का डिफरेंस है। तो लोग स्विचिंग पे ज़्यादा वो करते हैं, जिससे कि कंपनी का ग्रोथ भी कम होता है, अच्छे टैलेंट वहाँ से मूव कर जाते हैं दूसरी कंपनी की ओर, ड्यू टू लैक ऑफ ऑफिशियल पॉलिटिक्स, लैक ऑफ मैनेजर पॉलिटिक्स। मतलब मैनेजरियल सपोर्ट जो होता है हाँ, वो नहीं मिल पाता है, वो इसलिए। नहीं मिल पाता है अच्छे टैलेंट को, फिर वो मूव कर लेते हैं। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारा जो अप्रेजल होगा काफ़ी अच्छा होगा इस साल, क्योंकि हमने उसके लिए मेहनत किया, सारा कुछ किया, बट एट द एंड हमें रेटिंग अच्छी नहीं मिलती है और हमें हमारा जो अप्रेजल है वो अच्छा नहीं होता, तो वी थिंक अबाउट रिजाइन एंड मूव टूवर्ड्स। हम सब लास्ट फेज में हैं पॉडकास्ट के। एआई के मामले में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि एक आजकल इंजीनियर से बात करना और एआई के मामले में बात नहीं करना तो जस्टिस नहीं होगा। तो एज अ इंजीनियर, एज एन आईटी इंजीनियर, और आप 6 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपका एक मेजर आईटी फर्म में, और अभी आप टीम लीड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एआई और एआई में फाउंडेशनल मॉडल्स जो होते हैं वो इंजीनियर्स को, कोडर्स को रिप्लेस कर देंगे? क्योंकि अब हम सब देख रहे हैं कि एआई बहुत अच्छा कोड लिख रहा है, ऐप डेवलपमेंट कर सकता है, आप उसमें सही से प्रॉम्प्ट्स डालें तो आपको कोड लिख के दे देगा। तो क्या आपको लगता है कि वो रिप्लेस कर सकता है जॉब्स को? जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, जॉब्स कम हो सकती है, बट कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन्स बिना एम्प्लॉय के नहीं चलेगी। ठीक है, उसे चलाने के लिए भी एम्प्लॉय ही चाहिए। हमने एक मशीन बना दी जो हमारा ये मशीन इस तरह से कोड कर देगा, कुछ भी डालो तो वो आपको आउटपुट दे देगा। इनपुट डालने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए, एक पर्सन सारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसे, हाँ ये है जहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे थे वहाँ पे 5 करेंगे, एम्प्लॉय तो रिड्यूस करेंगे करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एआई आ गया तो इजी हो गया, लाइफ इजी हो गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जाती है लाइफ इजी होते जाता है। ठीक है, बट उसको डेवलप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए पर्सन की ज़रूरत होती है। हम एक एग्जाम्पल की तौर पे ले ले, चलो एआई डेवलप्ड हो गया, ठीक है, मेरे पास उसे चलाने के लिए नॉलेज है ही नहीं, जो इसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम इनपुट डालेंगे, तो वो एआई बेकार है हमारे लिए, वो काम ही नहीं करेगा। हमें उसे यूज करना भी तो आना चाहिए। मोबाइल फ़ोन है, हमें कॉल करना आएगा ही नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी पता ही नहीं है, तो हमारे लिए तो मोबाइल जीरो है। तो हाँ, मैं ये मानता हूँ जो एम्प्लॉयमेंट कम होगी
बट उसे चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे और ग्रो करने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत रहेगी हमेशा। ठीक है, तो एआई एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ को इजी कर देगा, बट उसे चलाने के लिए भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। तो मतलब कि आपका कहना है कि एआई ट्रेनर्स और प्रॉम्प्ट राइटर्स वगैरह का डिमांड बढ़ जाएगा। रिसेंटली जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, वो इंडिया आए थे और बहुत सारे लोग उनसे मिले, बहुत सवाल हुए, बहुत जवाब दिए गए और बहुत कुछ हुआ और उनका बहुत ज़ोरदार स्वागत भी हुआ इंडिया में। लेकिन इस समय एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया फाउंडेशन एआई मॉडल्स को बना सकता है ओपन एआई जितना अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और ये बहुत होपलेस है इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए कि वो ओपन एआई से कम्पीट करे, लेकिन फिर भी आप कम्पीट कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई इट एनीवे। तो बहुत लोग इसका बैकलैश भी किए, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया कि $10 मिलियन का कैपिंग कर दिया गया था, कि उन जो सवाल किए थे उन्होंने पूछा था कि अंडर $10 मिलियन क्या ऐसा किया जा सकता है, तो उन्होंने उस स्पेसिफिक सवाल का ये जवाब दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो को फाउंडर्स होते हैं वो इंडिया को कम आंकते हैं? और ऐसा कुछ इस पे मैं कहना चाहूँगा, जो इंडिया के पास काफ़ी टैलेंट है, ठीक है, तो इंडिया इस चीज़ को कर सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे मेडिकल फील्ड में देखो, इंजीनियरिंग फील्ड में देखो, चाहे आप किसी अच्छे लेवल के फील्ड में देखो, जो टॉप 10 होता है ना वो इंडियंस होते हैं। चाहे आप अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट प्लेस नासा है, नासा में देख लो तो टॉप 7 जो होंगे ना इंडिया को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है ना इंडियंस होते हैं। तो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो कर सकते हैं। जो मैं जहाँ तक सोचता हूँ जो एआई डेवलप किया है उन्होंने, उसमें इंडियंस जरूर होंगे। जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स जरूर मौजूद होंगे जो जिन्होंने अपना योगदान दिया होगा उसमें। तो इंडिया क्या है, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने के बाद आईआईटी हो या एनआईटी हो, लोग यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते हैं, इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख लेने के बाद उन्हें हाई सैलरी पैकेज का जॉब चाहिए और वो इंडिया में प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर इंडियंस कंपनी उतना प्रोवाइड करवाए तो वो इंडिया में ही रहेगा टैलेंट, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर हमारे साइंटिस्ट की बात करें, नासा में वर्क कर रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ पे इंडिया में प्रोवाइड करवाया जाए, जबकि इंडिया में भी है आपका रिसर्च सेंटर काफ़ी सारे हैं, बट वहाँ पे उनको वो सारी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो वो मूव कर जाते हैं। क्योंकि अगर मैं ही एक एज ए इंजीनियर, मुझे अगर चांस मिले बाहर जाने का, बाहर की कंपनी में काम करने का, तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा मैं मूव कर जाऊंगा। एक अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करवाते हैं, सारा चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, अपने आप का आइडेंटिटी छुपा देते हैं, जो क्योंकि ये कंपनी का भी प्रेशर्स होता है जो आपको बताना है जो मैं यहाँ का हूँ। ठीक है, कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है तो उसमें डिफाइन होता है। इंडिया के इंजीनियर्स कर सकते हैं, काफ़ी टैलेंट है इंडिया के इंजीनियर्स के अंदर, तो एआई बन सकता है, इंडिया का भी बन सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडियंस ने ना बनाई हो। जैसे कि यूएस का बात कर लेते हैं, जो कि यूएस ओपन मार्केट है, बहुत कैपिटलिस्टिक मार्केट है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत फेयर मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे टैलेंटेड लोगों की कदर होती है और वहाँ पे हायरिंग भी बहुत जम के होती है। तो वहाँ पे जैसा कि आपने बोला कि सबसे प्रॉस्पेरस कम्युनिटी इंडियंस है और बहुत सारे वहाँ के मेजर टेक सीईओज भी इंडियंस हैं, नासा में बहुत मेजर परसेंटेज साइंटिस्ट का इंडियंस हैं। तो इंडिया जो है चूँकि टैलेंट रिच है, तो लेकिन यहाँ पे टैलेंट ड्रेनिंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको ऐसा लगता है कॉर्पोरेट फील्ड्स में? हाँ, वो तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इंडिया में क्या होता है, टैलेंट को ना उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी डिमांड होती है ना वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो वो अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाहर का रास्ता देखते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा जो ब्यूरोक्रेट्स में सेलेक्ट होने के बाद भी अगर उसे किसी अच्छी कंपनी ने ऑफर कर दिया तो वो वहाँ से भी रिजाइन दे के निकल लेते हैं, मूव कर देते हैं,
क्योंकि एक जो इज्जत होती है ना, सबसे इंडिया में जो पॉलिटिक्स का वो है चीज़ें, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन बन सकता है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का स्टैंडर्ड, जो पॉलिटिक्स स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी ख़राब है। तो इसके कारण लोग काफ़ी सारी अपनी जॉब छोड़ के बाहर मूव कर जाते हैं। मैंने आपको बताया, जो अगर मुझे चांस मिले तो मैं भी सोचूंगा जो मैं भी बाहर की तरफ देखूं, क्योंकि जब यहाँ पे कमाने के लिए आप सिंपल सा चीज़ देखो, मैं अगर सैलरी कमाता हूँ तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा कटता है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उस पर टैक्स कटता है। तो सैलरी का 60 to 70% हम टैक्स में बेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक जो वो है, क्या कहते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स वही पे करते हैं। बिजनेसमैन टैक्स कम पे करते हैं, नॉर्मल लोग तो पे करते ही नहीं है। तो चीज़ें जो होती है ना, एक सैलरीड पर्सन की लाइफ जो है ना बंद के रह जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए के वो मूव कर जाते हैं यहाँ से। और एज एन इंजीनियर, इंजीनियर टू इंजीनियर या फिर इंजीनियर टू इंजीनियर एस्पिरेंट्स, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं और फिर इस बात को परस्यू करना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं इंडिया जैसे इकोनॉमी में? मैं तो यही सजेशन दूंगा, जो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखो। जो हम इंजीनियरिंग लाइन में घुसना चाह रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में है, हम कहाँ ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस फील्ड में भी आप घुसो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, काम करने में मज़ा आना चाहिए। जिस चीज़ को आप कर रहे हो उसमें मज़ा आना चाहिए, तभी आपका मन लगेगा और इन्जॉय करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। कर सकते हो आप, इंजीनियरिंग करने के बाद कई सारे फील्ड ओपन होते हैं, आप डेवलपर बन सकते हो, टेस्टर बन सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में आ सकते हो, बीए में आ सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को, अपना इंटरेस्ट देखो, जो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो जो हमें इस फील्ड में मूव करना है, इस फील्ड में जाना है। थैंक यू प्रकाश, हमसे बात करने के लिए और हम सबके यहाँ आने। धन्यवाद।